डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, अगर वेक्टर है तभी उसका डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट। कल हमने आपको बताया था, आपको याद होगा कि अगर कोई स्केलर फंक्शन है, अगर कोई स्केलर फंक्शन है, मान लीजिए फाई है, और एक आपका वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कल ये आपको बताया था, इन दोनों का प्रोडक्ट आपको इस तरह से लिखना है, तो इसमें डॉट या क्रॉस की जरूरत नहीं है। डॉट या क्रॉस की जरूरत कब पड़ेगी? जब दोनों वेक्टर हो। एक वेक्टर और एक स्केलर को एक साथ रखने के लिए डॉट या क्रॉस की जरूरत नहीं है। तो जब हमारे पास स्केलर फंक्शन होता है तब उसका ग्रेडियंट निकलता है, और जब हमारे पास वेक्टर फंक्शन होता है तब उसका हम या तो डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हैं। तो डेल डॉट, अगर कोई v हमारा वेक्टर है, अभी लिखा भी नहीं है, अभी ऐसे वर्बल ही बता रहे हैं आपको, लेकिन अभी जो हम बोल रहे हैं, जो कल आपको बताया था वो बता रहे हैं कि अगर कल ये सब बताया था, आपके कॉपी में लिखा होगा, अगर वेक्टर फंक्शन है, जैसे एक डेल आपको बताया था वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, तो वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है और दूसरा एक वेक्टर फंक्शन आपने ले लिया, तो दोनों को या तो डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे या क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे। तो वो कब कैसे लिखेंगे ये लिखकर आपको कल ही बता दिया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे तो ग्रेडियंट बन जाए, डाइवर्जेंस बन जाएगा, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट में लिखेंगे तो कर्ल बन जाएगा। लेकिन आपको लिखने का एक रिस्ट्रिक्शन है, अब आपको दिख रहा होगा। मान लीजिए आपके पास ये v आपका कोई वेक्टर है और डेल आपका ये वेक्टर है ही, अब आप v डॉट डेल अगर लिखेंगे तब ये नहीं बनेगा कुछ, ये आपका ग्रेडियंट या डाइवर्जेंस या कर्ल ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि लिख के दिखा देते हैं फिर मिटा देंगे। v डॉट डेल का मतलब क्या हुआ? v1i, मान लीजिए v के कंपोनेंट v1 v2 v3 है, तो v1i प्लस v2j प्लस v3k, ये v के कंपोनेंट हो गए, इसको मत लिखना, ये हटाएंगे। और डेल के कंपोनेंट आपको पता ही है, i डेल बाई डेल एक्स प्लस j डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। अब आप इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो क्या होगा? v1 डेल बाई डेल एक्स प्लस v2 डेल बाई डेल वाई प्लस v3 डेल बाई डेल जेड। अब ये यहां से कुछ निकल पा रहा है? नो सर, नहीं निकल पा है ना? हाँ, तो इसलिए इस सेंस में अगर लिखेंगे तब कुछ भी नहीं निकलेगा। तो आपको डेल को पहले लिखना पड़ेगा, और जब डेल को पहले लिखेंगे तो डेल डॉट वी को डाइवर्जेंस बोलेंगे और डेल क्रॉस वी को कर्ल बोलेंगे। ये आपको हम कल बता चुके हैं, तो आज यहाँ पर उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। डेल डॉट वी, वी अगर कोई वेक्टर है और डेल आपका वेल नोन ऑपरेटर है, तो डेल डॉट वी, इसको कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी, या इसको ऐसे भी सिंपली डी आई वी वी ऐसे भी लिखते हैं। और पढ़ते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी, डाइवर्जेंस डी आई वी ई आर जी ई एन सी, डाइवर्जेंस ऑफ वी, ये पढ़ते हैं, ये लिखते हैं, और ये तो लिखते ही हैं। तो ये इसके नोटेशन है। अब इसको एक्सपेंड करके देखिए आएगा क्या? लेट v इज इक्वल टू v1i प्लस v2j प्लस v3k, तो डेल डॉट v क्या आएगा? i डेल बाई डेल x प्लस j डेल बाई डेल y प्लस k डेल बाई डेल z। ये आ गया डॉट v1i प्लस v2j प्लस v3k। अब डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना आता है, तो ये आ गया डेल v1 बाई डेल x प्लस डेल v2 बाई डेल y प्लस
डेल V3 बाई डेल Z, ये डाइवर्जेंस ऑफ B, डायरेक्ट आप इसको रिमेंबर, इसको याद रखिए कि डाइवर्जेंस ऑफ बी आप सीधे ऐसे निकालेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट को x से, सेकंड कंपोनेंट को y से और थर्ड कंपोनेंट को z से डिफरेंशिएट करना है, ये सम आ जाता है तीनों का, ये डाइवर्जेंस है। और बाय डेफिनेशन तो आप जानिए डेल डॉट बी, वो आप कभी भी अपने मन से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया डाइवर्जेंस ऑफ बी। और इसमें एक नोट आपको बता दे रहे हैं, नोट लिख के, थोड़ा जब क्लास में पढ़ाई होती है तो ये सब पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है, इसका डेरिवेशन, इसके फिजिकल एप्लीकेशन। नोट, इफ divergence of V is equal to 0, V is called solenoidal vector. V is called solenoidal vector. डाइवर्जेंस जीरो है तब हम वेक्टर को सोलेनॉइडल बोलते हैं। अब इस जीरो होने का मतलब क्या होता है, ये आपको ऐसे वर्बल बता देते हैं। बेसिकली डाइवर्जेंस होता है, जैसे उसका मीनिंग आपको क्लियर हो रहा होगा, डाइवर्जेंस मीन्स एक्सपेंशन, मीन्स फैलाव। फैलाव का मतलब, जैसे सपोज कर लीजिए आप एक पाइप ले रखे हैं और पाइप में आप पानी फिल करते हैं, वाटर फिल करते हैं, पाइप थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे अगर, तो एक साइड से वाटर डालेंगे और अगर वॉल पे वाटर चिपक नहीं रहा है, अगर वॉल पे पानी चिपक नहीं रहा है तो दूसरी साइड में क्या होगा, पानी निकलेगा सर। कितना निकलेगा सर जितना डालेंगे इक्वल अमाउंट से, जितना डालेंगे इक्वल अमाउंट, यस करेक्ट, जितना डालेंगे उतना निकल जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि इनपुट और आउटपुट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जितना मास इनपुट कर रहे हैं उतना ही मास आउटपुट हो रहा है, तो देयर इज नो डाइवर्जेंस। अच्छा, यही कंडीशन आप गैस में जरा लेकर देखिए, उसी पाइप में पानी की जगह पर आप गैस फिल करिए तो दूसरी साइड में क्या होगा, पूरी गैस निकल जाएगी या कुछ कम निकलेगी, कम निकलेगी, कुछ गैस अंदर फिल्ड रह जाएगी पाइप के अंदर और बाहर कुछ गैस निकल जाएगी, उतना ही निकलेगी जितना अंदर बाहर के प्रेशर में डिफरेंस होगा, बाकी जैसे प्रेशर मेंटेन होगा वो उतना अंदर भरी रह जाएगी। तो इनपुट और आउटपुट में चेंज है, आउटपुट कम है, इनपुट ज्यादा है। तो जब इनपुट आउटपुट में डिफरेंस है उस समय देयर इज ए डाइवर्जेंस। तो जब डिफरेंस होता है तब डाइवर्जेंस होता है। इनपुट आउटपुट अगर सेम नहीं है तो डाइवर्जेंस है। बेसिकली सेम नहीं है तो आप कह सकते हैं आउटपुट इज लेस देन इनपुट, तो आप डाइवर्जेंस कहेंगे है, डाइवर्जेंस इज प्रेजेंट और वेक्टर इज नॉट सोलेनॉइडल। अब जैसे पानी डाल रहे हैं तो इनपुट आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है, तब आप कहेंगे दिस फ्लो, जो पानी का फ्लो ही है, तो दिस फ्लो इज सोलेनॉइडल। मोशन है पानी का, एक तरफ से डाल रहे हैं, बहता हुआ दूसरी तरफ जाएगा और गैस भी बहती हुई जाएगी, जिसको आप उड़ना बोल सकते हैं। तो वो डाइवर्जेंस होना और न होना का ये एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आप इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें सब में भी ले सकते हैं, साउंड वेव्स में भी ले सकते हैं। आपका कोई साउंड सोर्स यहाँ से जनरेट हो रहा है, मान लीजिए इधर इधर साउंड ऐसे फैल रहा है, ये मान लीजिए इनिशियली इस इंटेंसिटी की वेव्स निकल रही हैं, थोड़ी देर बाद उनका जो है मैग्नीट्यूड इतना हो जा रहा है, फिर और आगे जाने पर उनका मैग्नीट्यूड और ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे तो लगातार मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। तो आप यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ करिए तो साउंड का फ्लक्स कुछ होगा, और यहाँ पर सर्किल ड्रॉ करिए तो उसका फ्लक्स कुछ होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हो गया है। और आगे एक सर्किल ड्रॉ करिए तो साउंड का फ्लक्स मतलब कि कितना इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया पास कर रही है, तो उसका क्योंकि मैग्नीट्यूड बढ़ गया है तो आपका फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो इसलिए कहेंगे कि वहां पर भी डाइवर्जेंस है। और अगर चेंज नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे कि डाइवर्जेंस नहीं है। एक पैरेलल एग्जाम्पल लिख के आपको बताते हैं। एक
मान लीजिए ये है आपका, कोई भी वेव है आपका। अब यहाँ पर कहेंगे कि डाइवर्जेंस है, क्योंकि इधर ये मान लीजिए एक क्या है इतना आपका, इसी ये पर्टिकुलर एक लेंथ है, इसी लेंथ मान लीजिए कोई विंडो है, इसी विंडो से यहाँ इतना मैग्नीट्यूड के वेव्स पास हो रही है, उसी विंडो से यहाँ ज्यादा मैग्नीट्यूड के पास हो रही है, उसी विंडो से यहाँ पर और ज्यादा मैग्नीट्यूड की वेव्स पास हो रही है। तो ये जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं आपका फ्लक्स चेंज होता जा रहा है, तब आप कहेंगे डाइवर्जेंस है। और अगर ऐसा नहीं है, जितना यहाँ है उतना ही आगे यहाँ भी है, सेम मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नेटिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, साउंड फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कोई भी चीज हो, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर डाइवर्जेंस नहीं है। तो ये है बेसिक कंसेप्ट फ्लूइड को लेकर जो समझाया है। और बाकी ये आपका इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में आगे आपको फिजिक्स में सब में पढ़ने को भी मिल जाएगा। फ्लूइड वाला पढ़ने हो सकता है ना मिले, बाकी सब चीजें खूब पढ़ने को मिलेंगी। तो ये हो गया डाइवर्जेंस। अब मैथमेटिक्स में डाइवर्जेंस पे बेसिकली हमारा आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, तो वो भी आपको जानना चाहिए। तो ये फार्मूला अभी भी आपको दिख रहा है और हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लिखते हैं शो दैट r to the power n r is solenoidal if n is equal to -3 only, ये only if लिख दीजिए, where r is equal to x I plus y j plus z k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप v इज इक्वल टू चाहे ले लीजिए चाहे नहीं भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सोलेनोइडल निकालने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना है, डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस हम कैलकुलेट करेंगे आर एन आर का। ये क्या हो जाएगा हमारा, डाइवर्जेंस ऑफ आर एन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम इसको एक्सपेंड करके सबको साथ में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एन एक्स आई प्लस आर एन वाई जे प्लस आर एन जेड के। और डेल बाई डेल एक्स आर एन एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई आर एन वाई प्लस डेल बाई डेल जेड आर एन जेड, ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक एक को कैलकुलेट कर दे रहे हैं आपके लिए। सो डेल बाई डेल एक्स आर एन एक्स, इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पहले x डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो r टू द पावर n मिल जाएगा। फिर x मेंटेन करेंगे, आप होल्ड करेंगे, rn को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n r n माइनस 1 डेल r बाई डेल एक्स। और डेल r बाई डेल एक्स हमने आपको बता रखा है पहले से, डेल r बाई डेल एक्स इस केस में क्या आ जाएगा, x बाई, याद है आपको? यस सर, दो बार कर चुके हैं हम इसको, इसलिए बार बार डिराइव नहीं कर रहे हैं। तो इसको पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, कुछ बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो बार बार फोन कर रहे हैं। एक बार अगर फोन डिस्कनेक्ट किया जाए तो 10 मिनट तक दोबारा कॉल नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन कौन लोग फोन करते रहते हैं। आर एन प्लस एक्स एन आर एन माइनस 1 एक्स बाई आर, ठीक है। तो आप इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, आर एन प्लस एन आर एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब एग्जैक्टली
ऐसे ही आप बाकी दो को और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डेल बाई डेल वाई आर एन वाई आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको आर टू द पावर एन एन आर एन माइनस 2y स्क्वायर और डेल बाई डेल जेड आर टू द पावर एन जेड। कुछ आप होमवर्क भी करेंगे घर पे, करके भी चेक करेंगे, नहीं तो जो हम लिख देंगे वो ऐसे नोट कर लेंगे आप, तो आपको समझ में नहीं आएगा। एन माइनस 2z स्क्वायर। अब आपको हमने तीनों, एक हमने पूरा करके दिखा दिया, बाकी दो इसी तरह से आप करेंगे। तो डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर क्या है, इन्हीं तीनों का सम है। तो तीनों का सम अगर हम करते हैं तो आपको आएगा डाइवर्जेंस ऑफ आर एन आर, दिस इज इक्वल टू 3r टू द पावर n प्लस एन आर एन माइनस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, आर स्क्वायर। हाँ आर स्क्वायर होता है। तो अब आपको फाइनल क्या मिल जाएगा, ये दिस इज इक्वल टू 3r टू द पावर n प्लस n r टू द पावर n हो गया। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस n r टू द पावर n माइनस वो सॉरी r टू द पावर n, ये मिल गया। So divergence of R and R is equal to n plus 3r to the power n, ये मिल गया। अब ये सोलेनॉइडल होने का क्या मतलब हुआ कि ये जीरो हो जाना चाहिए, और ये जीरो कब होगा, n minus 3। हाँ जब n is equal to minus 3 होगा। So this is equal to 0 only if n is equal to minus 3। बस हो गया, कहानी आपका प्रूव हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नहीं दिक्कत है। ये तो एक एग्जाम्पल हो जाता है लिखकर, और आप अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लीजिए, हम जहां कहें वहां स्लाइड कर दें। स्टार्टिंग से पहले कुछ लोग लास्ट में लिख रहे हैं वो लिख लें, फिर स्टार्टिंग कर देते हैं। तो हो गया। चलिए स्टार्टिंग लीजिए। ये क्वेश्चन देखिए 36। तो 36 में क्या है, ऊपर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, नीचे आप देख सकते हैं वो सिंपली आप आर ही है, एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आप ऊपर वाले न्यूमरेटर को आर वेक्टर ले लीजिए तो नीचे वाला उसका मैग्नीट्यूड आर हो जाएगा। तो सेम क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इससे हैवी एन पावर करके, ठीक है? यस सर। यस। तो ये उसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एग्जैक्टली वही है। उसमें डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसमें न्यूमरेटर में यू आ रहा है। यू को वही जो हम लोग आर वेक्टर है, आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ही इन्होंने यू लिख रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो सर इनफैक्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, इनफैक्ट जो अभी हमने क्वेश्चन किया है उसी में n की वैल्यू 1 रख दीजिए, बस वही ये है, वही है ना? आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर। हाँ तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए, स्क्वायर, हाँ ठीक है, n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो वही क्वेश्चन हो गया। यू मतलब आर स्क्वायर हो गया, तो n की वैल्यू 2 रख दीजिए, तो नीचे वो क्वेश्चन भी है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट 39 क्वेश्चन देखिए, अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो। यस सर। यहाँ पर ए है, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर जो ए है वो कांस्टेंट है, वो डिफरेंशिएट नहीं होगा। तो बाकी तो सब वैसे के वैसे ही है। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं होगी प्रॉब्लम। और उसी क्वेश्चन में n को 3 रख दीजिए तो अगला क्वेश्चन दे दिया। मतलब कोई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है। ये जो क्वेश्चन है हम लोग पहले कर चुके हैं, ये ग्रेडियंट का है। ये क्वेश्चन देखिए, ये हम लोगों को फाइंड करना है, शो दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट r टू द पावर n इज इक्वल टू nn प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2। आपको दिख रहा है? यस यस सर। यस सर।
हाँ हम लोग एंड हेंस शो दैट डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग यहाँ पर अब लेते हैं, इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, ये क्वेश्चन हो गया शो दैट डाइवर्जेंस ग्रेड r टू द पावर n इज इक्वल टू n, क्या था फिर से देखें, n माइनस 1 n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2 n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2 where r is equal to xi plus yj plus zk. Also show that del square 1/r is equal to 0, मीन्स सोलेनोइडल हो जाएगा। तो अब इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। देखिए कुछ कठिन नहीं है, पहले तो ग्रेड r निकालेंगे, ग्रेड r टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा i डेल बाई डेल x r टू द पावर n प्लस j डेल बाई डेल y r टू द पावर n प्लस k डेल बाई डेल z r टू द पावर n। अब इसमें से एक हम निकाल के आपको दिखाते हैं, डेल बाई डेल x r टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा n r n माइनस 1 डेल r बाई डेल x, दिस इज इक्वल टू n r n माइनस 1 x बाई r, दिस इज इक्वल टू n r n माइनस 2 x। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। कई बार कर चुके हैं। ये हो जाएगा n r n माइनस 2y और डेल बाई डेल z r टू द पावर n, ये हो जाएगा n r n माइनस 2z। करके देख लीजिएगा। अब हमारा ग्रेड rn क्या आया, ग्रेड rn, दिस तीनों कंपोनेंट आ गए हैं। तो आपका आया i n r n माइनस 1 x n माइनस 2 प्लस j n r n माइनस 2 y प्लस k n r n माइनस 2 z, ये आ गए। अब आप क्या करेंगे, इसी का डाइवर्जेंस लेंगे, डाइवर्जेंस ग्रेड rn। तो क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट x से डिफरेंशिएट, दूसरा कंपोनेंट y से डिफरेंशिएट, तीसरा कंपोनेंट z से डिफरेंशिएट। डाइवर्जेंस में तो यही होता है। यस सर। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन तो अभी अभी बताइए, n r n माइनस 2 y प्लस डेल बाई डेल z n r n माइनस 2 z। अब आप यहाँ भी एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, डेल बाई डेल x n r n माइनस 2x। तो n से तो कोई मतलब है नहीं, n को रख लीजिए बाहर। एक बार x को डिफरेंशिएट करेंगे तो सीधे r टू द पावर n माइनस 2 बचेगा। फिर आप x को होल्ड करेंगे, पानी बदलना है बदल दीजिए, x को होल्ड करेंगे, r टू द पावर n माइनस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 3 डेल r बाई डेल x। यहाँ कोई समझने में कंफ्यूजन हो तो बता देना, क्योंकि ये बार बार हो रहा है तो ये रट जाना चाहिए। दिस इज इक्वल टू हाँ n r टू द पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 x r टू द पावर n माइनस 3 x बाई r। और ये फाइनल हम इसको कर दे रहे हैं, ये n r टू द पावर n माइनस 2 प्लस n n माइनस 2
एक्स स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 4। इसी तरह से डेल बाई डेल वाई एन आर टू द पावर एन माइनस 2 वाई, ये एन आर टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 वाई स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 4। और तीसरा डेल बाई डेल जेड जब निकालेंगे तो एन आर टू द पावर एन माइनस 2 जेड इज इक्वल टू एन आर टू द पावर एन माइनस 2 प्लस एन माइनस 2 जेड स्क्वायर आर टू द पावर एन माइनस 4। तीन कंपोनेंट निकालने थे। ये देखिए आपके स्क्रीन पे डाइवर्जेंस ग्रेड आर एन दिख रहा है। यस सर। यस सर। तो तीन कंपोनेंट हैं, तीनों हमने निकाल लिए। अब तीनों को सम कर दीजिए तो अब आपको क्या मिलेगा, डाइवर्जेंस ग्रेड आर एन दिस इज इक्वल टू 3n r टू द पावर n माइनस 2 प्लस 3 नहीं रहेगा यहाँ, प्लस n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये r स्क्वायर हो गया तो आपको फाइनली 3n टू द पावर r n माइनस 2 प्लस n माइनस 2 r टू द पावर n माइनस 2 एंड फाइनली आपका r टू द पावर n माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो n प्लस 1 r टू द पावर n माइनस 2 आ गया। डाइवर्जेंस ग्रेड 5। डाइवर्जेंस ग्रेड आर एन, ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसको n इज इक्वल टू 1 के लिए फॉर n इज इक्वल टू माइनस 1, ये हो जाएगा डाइवर्जेंस ग्रेड आर एन आर टू द पावर माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 r टू द पावर 1 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 0। हो गया ना प्रूव? यस सर, हो गया। यस सर। अब आपको खाली ये लिखना है कि इसको डेल स्क्वायर लिखना है, तो वो आप ऐसे लिख दीजिए डेल डॉट डेल 1/r इज इक्वल टू डेल स्क्वायर 1/r दिस इज इक्वल टू 0। बस ये आपको अलग से भी बता दे रहे हैं कि अगर आप डेल डॉट डेल करेंगे मतलब उसको डेल स्क्वायर से डिनोट करते हैं सिंपली, डेल स्क्वायर मतलब डेल डॉट डेल। अब वेक्टर को स्क्वायर करने का मतलब क्या समझते हैं, डॉट प्रोडक्ट ही लेंगे, है ना। वेक्टर को स्क्वायर लिखने का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो ये आपका डेल स्क्वायर प्लस डेल x2 डेल स्क्वायर बाई डेल y2 प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल z2, ये इसी का शॉर्ट नोटेशन है। इसको लाप्लास ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब आप अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इसी तरह से 2-4 क्वेश्चन है, जब बस क्वेश्चन ही खत्म हो गए यहीं से। अब आपका कर्ल आ गया, तो कर्ल भी समझ लीजिए, कर्ल क्या होता है। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, ये होता है वेक्टर फील्ड v, लिख दें वेक्टर फील्ड v, ये होता है डेल क्रॉस v। तो इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, सिंपली ऐसे लिखते भी हैं, कर्ल v भी लिखते हैं,
डेल क्रॉस वी लिखते हैं, डेल क्रॉस वी लिखते हैं, और दो वेक्टर का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालना जानते हैं, इसको डिटर्मिनेंट से निकालते हैं आई जे के। फिर क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिखे जाते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर डेल है, उसके कंपोनेंट ये हैं, और सेकंड वेक्टर वी है, उसका हम सपोज कर ले रहे हैं कि v1 v2 v3 कंपोनेंट है। तो इस तरह से कर्ल निकलेगा किसी वेक्टर का, कोई भी वेक्टर हो तो कर्ल इस तरह से निकलेगा। और नोट लिख लीजिए, इफ कर्ल ऑफ v इज इक्वल टू 0, तो नंबर 1 v इज called irrotational वेक्टर। और नंबर 2, इस पेज को नोट कर लीजिए, हम अभी हटा नहीं रहे क्योंकि ये पेज नेसेसरी है। नंबर 2, देयर एग्जिस्ट एन स्केलर फंक्शन phi xyz such that v is equal to grade of phi, मतलब डेल फाई। ये पेज नोट कर लीजिए, ये जरूरी है। ये 2 नोट है और ऊपर कर्ल की डेफिनेशन है। जब नोट हो जाए तो बताइए। हो गया। Yes sir, हो गया। तो इसको याद रखिए। पहला हमने क्या लिखा है, डेफिनेशन तो डेफिनेशन हो गई। पहला क्या लिखा है कि अगर कर्ल 0 होता है तो हम वेक्टर को इरोटेशनल बोलते हैं। और दूसरा हमने क्या लिखा है, अगर किसी वेक्टर का कर्ल 0 है मतलब वेक्टर इरोटेशनल है, तो वो किसी स्केलर फंक्शन के ग्रेडियंट के बराबर जरूर होगा। मतलब v कोई वेक्टर है, उसका कर्ल 0 है, तो कोई ना कोई हमको एक फंक्शन मिलेगा स्केलर, जिसका ग्रेडियंट लेने पर वो v के बराबर हो जाएगा। ये दोनों चीजें क्लियर है? यस सर। Yes sir। Yes, sir. बाई चांस ये जो इरोटेशनल नाम आया है, ये एज इट इज आपको पता होगा, रोटेशन से रोटेशनल और इरोटेशनल बनता है। तो इरोटेशनल का मतलब ये होता है कि जो मोशन है उसमें रोटेशन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बताते हैं, जैसे पानी फ्लो कर रहा है, बह रहा है, और आप उसमें एक डिस्क डाल दीजिए। डिस्क यही सीडी जो आपकी होती है, सीडी डीवीडी, ये डाल दीजिए। अगर वो सीडी बहती चली जा रही है लेकिन घूम नहीं रही है, तो इसका मतलब पानी बह तो रहा है लेकिन रोटेट नहीं हो रहा है। और अगर सीडी बहने के साथ में या नहीं बहे, दोनों केस हो सकते हैं, बहे या ना बहे, लेकिन अगर सीडी घूम रही है, ठीक है ना, रोटेट कर रही है, तो मीन्स पानी भी रोटेट कर रहा है, भले ही आपको न दिखे। अगर ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा, जैसे वर्ल्स आपने देखा होगा, साइक्लोन की वर्ल्स, इसमें कई बार पुल के सामने से गुजरिए, पुल के ऊपर से नीचे पानी बहुत तेजी से, इतना तेज रोटेट करता है कि गड्ढे बन जाते हैं, है ना, वर्ल्स आ जाते हैं। तो वो उस तरह वो साइक्लोनिक होता है, तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमें दिखता है। लेकिन बहुत माइनर रोटेशन भी हो सकता है। तो इफ देयर इज रोटेशन, देन द फ्लोइंग डिस्क विल रोटेट। क्योंकि डिस्क इसलिए कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म है, वो दिखेगी। बाकी कोई नॉन यूनिफॉर्म डायमेंशन की चीज होगी और पानी में हल्का रोटेशन होगा, तो डायमेंशनल इम्बैलेंस, वेट का जो इम्बैलेंस होगा, उससे वो थोड़ी देर रोटेशन बैलेंस कर सकता है, नहीं घूम सकता है। तो ये रोटेशन है, मतलब हमें दिखे या ना दिखे, लेकिन अगर पानी, अगर उसका पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं तो उसमें रोटेशन है। तो उसके वेलोसिटी का जो, वेलोसिटी एक फील्ड है, तो वेलोसिटी का कर्ल निकालेंगे तो 0 नहीं आएगा। अगर नो रोटेशन है तो कर्ल 0 आ जाएगा। ये तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। और मतलब रोटेशनल वेलोसिटी आपने पढ़ी होगी फिजिक्स में, v इज इक्वल टू r ओमेगा करके आपने पढ़ रखा होगा, है ना?
Yes, sir. Yes, sir. तो वही ओमेगा को रोटेशनल वेलोसिटी जो एंगुलर sir. वेलोसिटी बोलते हैं, वो रोटेशनल वेलोसिटी है। तो अगर वो जीरो है तो कर्ल जीरो हो जाएगा। और दूसरा ये जो हमने ग्रेड फाई का कंसेप्ट बताया है, ये ग्रेड फाई हमें निकालना पड़ता है। ये जो स्केलर फंक्शन फाई है, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसके कई नाम होते हैं, मैथमेटिक्स में ज्यादा नाम नहीं होते हैं, फिर भी हम हमेशा बता देते हैं। तो मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड है, वी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको यूजुअली एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल। तो जो फाई है उसको मैग्नेटिक पोटेंशियल बोलते हैं। अगर वी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, तो जो फाई है ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, जिसके डिफरेंस से आपका वोल्टेज निकलता है। अगर आपका आपका जो वी है ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा, जो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो ये जो फाई है ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, जो कैपिटल जी से आप डिनोट करते हैं। और अदरवाइज मैथमेटिक्स में हम सिंपली वी को वेक्टर बोलते हैं और फाई को स्केलर बोलते हैं, तो इसको स्केलर पोटेंशियल बोल देते हैं। तो फाई इज आल्सो नोन एज स्केलर पोटेंशियल। दिस फाई इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल। अब स्केलर पोटेंशियल इसलिए कहते हैं कि स्केलर फील्ड मतलब वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल ऑफ वी। तो अब जिस फील्ड में होगा वी, जो फील्ड होगी उस फील्ड का नाम स्केलर को रिप्लेस कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो स्केलर की जगह मैग्नेटिक लिख देंगे, मैग्नेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेलोसिटी फील्ड होगी तो वेलोसिटी पोटेंशियल, स्पीड और वेलोसिटी में जैसे होता है आपका। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस तरह से ही होता है। तो अब हम यहाँ पर, ये तो कहानी हो गई, इसको समझने के लिए इसकी डेफिनेशन हो गई। अब हम एग्जाम्पल में ले लें कि निकालेंगे कैसे। अच्छा, यही निकालना सीख लेते हैं, फिर कर लो दोनों एक साथ निकालेंगे। फाई को कैसे फाइंड करेंगे? तो फाई फाइंड करने के लिए सिंपली फाई इज कैलकुलेटेड एज इंटीग्रल वी डॉट डी आर प्लस सी। ये इंटीग्रल वी डॉट डी आर प्लस सी। अब इसमें वी डॉट डी आर का मतलब हो गया वी वन आई प्लस वी टू जे प्लस वी थ्री के डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के प्लस सी। और इसका मतलब हो गया इंटीग्रल वी वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल वी टू डी वाई प्लस इंटीग्रल वी थ्री डी जेड, वी थ्री डी जेड प्लस सी। तो इसमें जो है ज्यादातर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो टू डायमेंशनल यहाँ पर होंगे। तो टू डायमेंशनल क्वेश्चन में इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर आप हिंट में लिख दे रहे हैं नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। नंबर वन, integrate with respect to x and treat y and z as constant। ये आपको सिंपल फंडा बता रहे हैं, आगे डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में तो क्लियर होगा। नंबर दो, इंटीग्रेट with respect to y and leave the terms containing x, treat z as constant। और थ्री, इंटीग्रेट only those terms
which are free from x and y। ये जो हमने कहानी लिख दी है ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीग्रल के लिए लिखा है। पहला x से है तो x से इंटीग्रेट कर दीजिए, y और z कांस्टेंट रहेंगे। दूसरा y से इंटीग्रेट करिए, z कांस्टेंट रहेगा और जिस टर्म में x होंगे उसको छोड़ ही देंगे। और तीसरा z से इंटीग्रेट करेंगे लेकिन सिर्फ वही टर्म इंटीग्रेट ही करेंगे जहां x और y दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब मान लीजिए कि हमारे पास दो ही टर्म्स हैं dx और dy के। हमारी बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रही Yes, yes. बाकी जो बचेगा वो क्वेश्चन करते समय समझ में आ जाएगा। मान लीजिए दो ही टर्म है तो पहले टर्म को dx से, जो dx वाला इंटीग्रल है और dy का मान लीजिए दो ही है, z का है ही नहीं सपोज करिए, तब क्या करेंगे कि पहले को तो एज इट इज x से इंटीग्रेट किया और y को कांस्टेंट रखा और दूसरे में वही टर्म इंटीग्रेट करेंगे जहां पर x नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कैलकुलेशन। अब आगे क्वेश्चन भी करिए। तो क्वेश्चन यहां पर देखिए, फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ दिस, लिखा हुआ है कि फाइंड द डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ दिस वेक्टर एट 1 - 1 1 2 - 1 1 ये लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. अब आपको ये 2 - 1 1 तो बाद में कैलकुलेट करने के बाद में रख देना है। तो डाइवर्जेंस तो हम निकालने नहीं जा रहे हैं, डाइवर्जेंस पढ़ चुके, कर्ल निकाल रहे हैं। मान लीजिए तो कर्ल में क्या होगा, डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए इसका। किसका डिटर्मिनेंट? Del cross कौन B. सा डिटर्मिनेंट? जेड क्रॉस डेल क्रॉस बी। उसका डिटर्मिनेंट कैसा बनेगा? पहला रो आई जे के, I J दूसरा K. रो, हाँ दूसरा Del रो by Del by del X. Del by del X, Del by del X, del by del Z. del Z. और तीसरे रो में ये इसके तीनों कंपोनेंट रख दीजिए, है ना? Yes, sir. फिर आप यस सर। डिटरमिनेंट को ओपन कर दीजिए। तो हम अभी कोई टफ क्वेश्चन होगा तो बताएंगे। ये भी क्वेश्चन है लेकिन हम इससे और भी टफ आपको ढूंढ रहे हैं। ये जो क्वेश्चन है इसी से बढ़िया क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। ये देखने में लेंदी लग रहा है लेकिन इन्होंने लेंदी किया है। हम जिस तरीके से बताएंगे उस तरीके से आसान हो जाएगा। देखिए यही लिखा हुआ है 47, देखिए आर एन आर का कर्ल निकालना है। कह रहे हैं कि शो करिए कि आर एन आर रोटेशनल है। तो हम लोग रोटेशनल शो करने के लिए इसका कर्ल निकालेंगे। अगर कर्ल 0 हो गया तो ये रोटेशनल है। अब आप पहले ये देख लीजिए कि आर एन आर जो हम निकालेंगे ये अपने प्रीवियस क्वेश्चन को कवर करेगा इसको कि नहीं करेगा? यस सर, करेगा। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, -1। अब ये भी डाइवर्जेंस में इसको किया है हमने। तो आर एन आर को करते हैं, आर एन आर कर देते हैं। ये जो आपको बड़ा सा ये दिख रहा है बहुत लंबा सा डिफरेंशिएशन, हम इस तरह नहीं करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं। show that आर एन आर इज रोटेशनल। आर अंडरस्टूड है इसलिए हम उसको लिखने नहीं जा रहे हैं। तो डेल क्रॉस आर एन, डेल क्रॉस आर एन आर, पहले तो आर एन आर को आप लिख लीजिए कि है क्या। आर एन आर क्या हो जाएगा? आर एन आर दिस इज इक्वल टू आर एन एक्स आई प्लस आर एन वाई जे प्लस आर एन जेड के। जहां सेटिस्फैक्शन हो वहां पर हमें बीच में टोक दीजिएगा, बोल दीजिएगा डेल क्रॉस आर एन आर। ये क्या हो जाएगा आपका? आई जे के और डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल जेड, आर एन एक्स आर एन वाई आर एन जेड। तो दिस इज इक्वल टू आई के साथ ओपन करिए तो आपको आएगा डेल बाई डेल वाई
आर एन जेड माइनस डेल बाई डेल जेड आर एन वाई माइनस जे के साथ और के के साथ आप खुद ओपन करेंगे, छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब आप यहाँ पर देखिए, इसको हम खोल ले रहे हैं आई के साथ, ये क्या होगा, जेड तो डिफरेंशिएट नहीं होगा वाई से, तो जेड तो ऐसे ही लिखा रहेगा। आर एन डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, एन आर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल वाई माइनस, यहाँ भी देखिए जेड से वाई भी डिफरेंशिएट नहीं होगी तो वाई ऐसे ही लिखा रह जाएगा, एन आर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड, दिस माइनस जे टाइम्स और प्लस के टाइम्स, ये आपके लिए है। अब आप इसको देखिए, आई जेड एन आर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, वाई बाई आर माइनस Yes, वाई आर टू द पावर एन माइनस वन डेल आर बाई डेल जेड क्या हो जाएगा, Z by R. Z by R. Z upon R. Z, yeah. जेड ही तो लिखा है, जेड बाई आर। अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म एक ही है या अलग अलग है, एक ही है सर, एक ही है सर। तो कैंसिल होके जीरो हो गए, यस सर। तो इरोटेशनल प्रूव हो गया। Yes, sir. Yes, sir. इरोटेशनल प्रूव हो गया ना। हाँ, तो इस तरह से हम लोग इरोटेशनल शो करते हैं कि वेक्टर इरोटेशनल है या नहीं है। ये क्वेश्चन देखिए 50, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिटरमिन द कांस्टेंट्स a and b such that the curl of vector this is 0। तो हमको करना क्या है, सर ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। हाँ, तो उसके लिए कैसे, पहले कर्ल निकालें, यस सर, कर निकालेंगे तो वो जीरो के इक्वल हो जाएगा। जीरो कर देंगे। उसको खुद ही जीरो कर देंगे, कर्ल जीरो हो नहीं जाएगा। आई जे और के को जीरो कर देंगे सर। यस, आई जे के को जीरो नहीं करेंगे बच्चे, आई जे और सर, के उसके के साथ जो यस सर कोएफिशिएंट है उसको कोएफिशिएंट जीरो है। कर देंगे। हाँ, तो जब जीरो करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकल ही आएगी, ए बी की वैल्यू आ ही जाएगी। तो ये कर्ल निकाला, ये देखिए कर्ल आ गया, ये जे का कोएफिशिएंट जीरो किया, आई का और जेड का, तो ये आपको ए और बी की वैल्यू आ गई। तो ये है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसको कल करेंगे, ये स्केलर पोटेंशियल निकालना है। स्केलर पोटेंशियल का फार्मूला आपको बता ही दिया है और इसको कल करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन दिख रहा है, आज कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन कल करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए 51 अगर आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो यस सर। तो आप नोट कर लीजिए, फिर हमको बोलिए, फिर हम इसको लिख के करें। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, हम ही नोट करते हैं। f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई, और दूसरा क्या है 2xy प्लस वाई माइनस 2xy प्लस वाई जे। अब इसमें ये कह क्या रहे हैं कि शो दैट f इज इरोटेशनल मतलब क्या शो करना है, एंड कर्ल ऑफ f इज कर्ल इज जीरो। ठीक है, तो कर्ल ऑफ f जीरो शो करना है, स्केलर पोटेंशियल, और इसका जीरो अगर हो जाता है तो इसका स्केलर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो ये बहुत आसान है, कर्ल तो हम निकालने जा नहीं रहे हैं, कर्ल तो आप निकाल ही लेंगे, जे का कंपोनेंट जीरो कर लीजिएगा, कर्ल ऑफ f ये हो जाएगा आई जे के,
डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस 2xy माइनस वाई, और ये 0 है ना। अब कर्ल आप निकाल लेंगे, ये 0 आ जाएगा। अब आपको स्केलर पोटेंशियल निकालना है। सो लेट F is equal to grade phi. So this implies phi is equal to integral F dot dr. यही अभी सिखाया था ना आपको। यस सर। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, F dot dr क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस माइनस 2xy प्लस वाई dy। इस लाइन में अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है? dr ये होता है, dr का मतलब हुआ i dx प्लस j dy प्लस k dz। अब कंफ्यूजन अगर होगा भी तो खत्म हो गया होगा। यस सर। हाँ, अब प्लस सी भी लिखना भूल गए, देखिए आपने याद नहीं दिलाया, तो प्लस सी। अब आप देखिए इसको लिख लीजिए। तो हमने क्या कहा था कि अभी अभी लिखवाया था रूल कि पहले वाले को, ये x वाला जो इंटीग्रल है, इसको एज इट इज इंटीग्रेट करिए, y कांस्टेंट रहेगा, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। प्लस दूसरे वाले इंटीग्रल में हमने क्या बताया, जिस टर्म में x होगा उसको छोड़ देना है, माइनस होगा ना। जिस टर्म में x होगा उसको छोड़ देना। क्यों हम माइनस होगा अरे गधा, माइनस माइनस तो माइनस वाई नहीं लिख सकते क्या इसके आगे, जो हम पूछ रहे हैं उसको बताओ। अभी तो प्लस माइनस की बात तब आएगी जब आगे हम लिख चुके हों गलत। अभी हम पूछ क्या रहे हैं और आप बता क्या रहे हैं। ने इसके लिए, इस इंटीग्रल के लिए क्या बताया हमने, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। सर एक्स वाले कंपोनेंट एक्स वाले जितने टर्म्स हैं उसको छोड़ देंगे। तो एक ही टर्म है, पहला वाला इसमें x है, दूसरा वाले में x नहीं है, तो उसको इंटीग्रेट कर लीजिए, माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, पाई निकल गया। अगला क्वेश्चन इससे मिलता जुलता एक आध क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक है।